और यहाँ वार्ड में कार्तिक अकेले होता है कि तभी रीत उसके लिए खाना लेके उसे देती है। जब कार्तिक पे अटैक हुआ था तब से रीत ही उसके लिए सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। वैसे भी राजवीर ने उसे सिर्फ कार्तिक के लिए बुलाया था, इसीलिए रीत ने कोई और केस नहीं लिया था, तो कार्तिक ही उसका अकेला पेशेंट होता है। कार्तिक अभी भी देख सकता है कि रीत उससे गुस्सा है, लेकिन कार्तिक को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रीत से बात शुरू करे। वहीं राजवीर अपने ऑफिस पहुंचता है और मीटिंग अटेंड करता है। उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाता है। राजवीर की उंगलियां लैपटॉप पे नाच रही होती हैं। उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो पियानो को बजाने के लिए बनी हो। मीटिंग के दौरान एक लड़की की नज़र राजवीर पर जाके ठहर जाती है। मीटिंग तो ख़त्म हो चुका, लेकिन उसकी जहन से राजवीर नहीं निकल रहा था। वो अपने डैड से बोली, डैड, अर्नव अंकल आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ, उसके डैड ने कहा। उनकी बात सुन के वो लड़की बोली, तो आप उन्हें उनकी पूरी फैमिली के साथ डिनर पे क्यों नहीं इनवाइट करते हो? वो आदमी जिसकी उम्र 53 साल के आसपास लग रही होती है, वो अपनी 25 साल की बेटी की तरफ देख के बोले, कहीं तुम्हें राजवीर सिंघानिया पसंद तो नहीं आ गया है? अब वो शख्सियत ही ऐसे हैं, किसी को भी उनसे प्यार ही हो जाए। ही इज ट्रूथ जेंटलमैन, उस लड़की ने कहा, एंड आल्सो वेरी डेंजरस पर्सन। 5 महीने पहले उनकी शादी मिस्टर देवान की बेटी संजना से होने वाली थी। शादी की रात ही राजवीर ने उन्हें दिवालिया करके जेल भिजवा दिया था और पूरी मीडिया के सामने उनके गैर कानूनी को एक्सपोज कर दिया था। वो आदमी बोला। अपने डैड की बातों को उनके वो लड़की एक मुस्कान लिए बोली, कम ऑन डैड, कहीं आपको भी इस बात का डर तो नहीं कि वो आपके साथ भी यही करेंगे? आलिया, आज मैं तुम्हें मीटिंग में अपने साथ इसीलिए लेकर आया था जिसे तुम राजवीर सिंघानिया को देख सको, और मुझे ये पहले से ही पता था कि उनकी पर्सनालिटी से तुम ज़रूर इम्प्रेस होगी। और रही बात डर का, तो मिस्टर दीवान ने गलती की थी, उनसे सीधे सीधे राजवीर सिंघानिया को चैलेंज कर दिया था, तो उनका हारना तय था। उस आदमी ने कहा। वो लड़की जिसका नाम आलिया आहूजा होता है, यह मिस्टर दिनेश आहूजा यानी उस आदमी की इकलौती बेटी है। आहूजा परिवार की बहुत ही नामी परिवार में से एक हैं। इनका टेक्सटाइल्स का बिजनेस होता है जो बहुत ही करते स्केल में फैला हुआ है। आलिया जो अपने डैड से ये बात सुन के हंसते हुए बोली, इसका मतलब डैड आओ भी, आप भी यही चाहते हो? तो अब तो आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो ना? फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजवीर सिंघानिया ऐसी डिनर पार्टी में नहीं जाता, मिस्टर दिनेश आहूजा ने कहा। उनकी बात से आलिया बोली, फिर क्या करें डैड, हम एक पार्टी होस्ट करते हैं। परसों वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है, इसी में हम डायरेक्ट राजवीर सिंघानिया को ही इनवाइट करेंगे जिससे वो मना ना कर सके। मिस्टर आहूजा बोले, ये तो अच्छा प्लान है डैड, लेकिन आप करने का क्या सोच रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ तो सोच रहे हैं, आलिया बोली। आलिया की बात पे मिस्टर आहूजा हंसते हुए बोले, उस पार्टी में ही मैं अर्नव से तुम्हारी और राजवीर की शादी की बात कर लूँगा। सब सही रहा तो एंगेजमेंट अनाउंस कर दूँगा, जिसके बाद में राजवीर पीछे ना हटे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है डैड, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये बात राजवीर को गुस्सा दिला दे, और वही हो जिसका हमें डर, आलिया ने कहा। फिर आलिया को सोचते हुए बोली, वी नीड ए प्लान डैड, हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर आहूजा को भी आलिया की बात सही लगती है। आखिर उनकी बेटी दिमाग की तेज बहुत जो है। दोनों बाप बेटी प्लान करते हैं, लेकिन उस बात से अनजान कि राजवीर तो पहले से ही शादीशुदा हैं, और एक बार राजवीर को उनका असली रूप का पता चल तो राजवीर रहम नाम भूल जाएगा। इन्हें तो यही लग रहा होता है कि राजवीर के पास आलिया को रिजेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं होगा। आखिर आलिया दिखने में बहुत सुंदर और वेल एजुकेट लड़की हैं, जैसी लड़की हर लड़की को चाहिए होती हैं। आलिया को भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उसकी और राजवीर की जोड़ी बेस्ट होगी। वह इस बात से अनजान कि राजवीर की जोड़ी ऑलरेडी किसी और के साथ बन चुकी है। राजवीर आराम से काम ही कर रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉलर आईडी देखता है तो उसे रीत कॉल कर रही होती है।
रीत का कॉल राजवीर को टेंशन हो जाती है कि अचानक रीत उसे क्यों कॉल कर रही है। राजवीर जल्दी से कॉल रिसीव करता है तो सामने से कार्तिक की आवाज़ आती है जो बोला, राजवीर मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ कोई अच्छा नहीं है और ये डॉक्टर के कुछ ज़्यादा ही नखरे हैं, मुझे नहीं करवाना है इससे इलाज। कार्तिक की बचकानी बातें सुन के राजवीर अपने हाथों से अपने सिर को दबाता है जैसे कि वो दर्द हो रहा हो। फिर आगे भी कार्तिक की शिकायत सुनता है जो बिना रुके बोले जा रहा था। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त की आखिर हो क्या गया है। वो कभी ऐसे नहीं ईयर था, लेकिन जब से रीत से मिला है तब से किसी बच्चे की तरह बात बात पे उसकी शिकायत राजवीर से ऐसे करता है जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से अपने टीचर की कर रहा हो। राजवीर उसे रोकते हुए बोला, चिल, सांस तो ले ले, और तुम डॉक्टर रीत के ही फ़ोन से उनकी शिकायत किए जा रहे हो, ये कौन सी बात हुई? तो मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन डेथ हो गया है और मुझे पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं है। बस कुछ लोगों को ऐसा लगता है। ये बात कार्तिक रीत की तरफ देखते हुए बोला जो उसे ही घूरे जा रही होती हैं। आदतन तो ऐसे बच्चों की तरह शिकायत करने की भी नहीं थी। राजवीर ने कहा, यार तू मेरा दोस्त है कि नहीं? मतलब मैं यहाँ अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा हूँ और तू उनकी साइड ले रहा है, मतलब दोस्त की वैल्यू है ही नहीं। कार्तिक ने इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा। राजवीर भी उसकी बात को समझ रहा होता है कि इसीलिए राजवीर बोला, ठीक है, मेरी सुन लिए, अब तू डॉक्टर रीत को फ़ोन दे। कार्तिक अपना मुंह बनाते हुए रीत की तरफ उसका फ़ोन बढ़ा देता है। राजवीर रीत से कार्तिक की कंडीशन के बारे में पूछ के कॉल कट कर देता है। हालांकि राजवीर सुबह ही कार्तिक से मिल गया था और रीत से अच्छे से कार्तिक की कंडीशन के बारे में जान लिया था, लेकिन अभी भी उसके बिहेवियर के बारे में बात करता है और कॉल रख देता है। कार्तिक अब अपना मुंह बना के लेट जाते हैं। रीत उसे ऐसे देख देख के हंसी भी आ रही होती है पर उसे कुछ नहीं कहती हैं। फिर कुछ देर पहले के बारे में याद करती हैं जब वो कार्तिक से गुस्सा थी। उसे खुद भी समझ नहीं आता है कि वो किस हक से उसे ऐसे गुस्सा हो गई और कार्तिक उसे बचकानी हरकतें करके मनाने की कोशिश कर रहा था। और जब रीत नहीं मानी तो उसी का फ़ोन लेकर राजवीर को कॉल करके रीत की लंबी चौड़ी शिकायत करता है। रीत को धीरे धीरे अपनी फीलिंग कार्तिक की तरफ समझ में आ रही होती हैं। इसकोइंग वो कोशिश करती हैं कि जितना हो सके वो कार्तिक से के साथ प्रोफेशनली ही बिहेव करे, पर रीत ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। खासकर तब से जब कार्तिक पे अटैक हुआ, तब से रीत और भी ज़्यादा कार्तिक का ध्यान रखती, यहाँ तक कि उसकी दवाई और खाना खुद उसके लिए लेके आती और किसी को भी ज़्यादा इस वार्ड में आने नहीं देती और ज़्यादा से ज़्यादा समय यहीं बैठी रहती जिससे दोबारा कोई अटैक ना कर सके। रीत को खुद पहले से ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे, पर अब ध्यान से सोचने पे उसे कुछ कुछ समझ आने लग जाता है। रीत घोर से बेड पे सोते हुए कार्तिक को देखती है जो दवाई के असर से नींद में जा चुका होता है। रीत एक स्माइल के साथ उसके पास जाती है और कार्तिक के सोते हुए फेस को देखती हैं जो सुकून के साथ सो रहा होता है। रीत को नहीं पता कि कार्तिक के पास्ट में क्या हुआ और जिस वजह से कार्तिक की ये हालत हुई थी। वो तो बस अब पूरी जान लगा के कार्तिक को जल्द से जल्द ठीक करना चाहती हैं और उसे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीते हुए देखना चाहती हैं। पर साथ ही रीत इतना भी समझ चुकी थी कि कार्तिक कोई मामूली परिवार से नहीं आता है। रीत एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से होती हैं जो आज अपने दम पे इतने आगे बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए वो बहुत मेहनत करती हैं। कम उम्र में ही रीत कंधों पे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी और उन्हें पूरा करते हुए ही रीत को कभी अपने लिए समय ही नहीं मिला था। रीत कुछ देर कार्तिक को ऐसे ही देखती हैं, फिर वहीं सोफे पे बैठ जाती हैं और अपने फ़ोन में मेल चेक करती हैं। वहीं कॉलेज में इसकी और मिसा ने क्लासेस अटेंड कर ली थी। अब दोनों को घर के लिए निकलना था कि तभी रेहान आके बोला, तुम दोनों इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? क्योंकि छुट्टी हो गई है, इसकी ने कहा। आई नाउ, लेकिन चलो ना, आज हम सब मूवी देखने चलते हैं। रेहान की बात वहाँ आ रही थी मिहिर भी सुन लेता है और एक्साइटेड होते हुए बोला, हाँ बेस्ट प्लान है, मैं रूही दी को भी बुला लेता हूँ। जिस पे इसकी बोली, यार तुम सब चले जाओ मूवी देखने, मुझे घर जाने दो। इसकी की बात सुन के रेहान ने तपाक से बोला, अरे ऐसे कैसे,
तू भी चल रही है? रेहान की बात पे हामी भरते हुए मिहिर बोला, हाँ इसकी कभी कभी तो ऐसे प्लान करते हैं, प्लीज़ तुम भी चलो। इसकी उन दोनों को जिद करते हुए देख के बोली, यार समझो मेरी बात को, राजवीर को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। इसकी की बात पे मिहिर ने कहा, नामुमकिन, भाई तेरे पे कभी गुस्सा नहीं करते। ओह हेलो भाई के वक्त, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुस्सा हर वक्त उनके नाक पे होता है, और उन्होंने ही मुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाने के लिए कहा था, 1 वीक के लिए, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के मिहिर ने कहा, अच्छा ये है, तो तू एक बार भाई से पूछ के देख, मैं कंफर्म करता हूँ कि वो हाँ कर देंगे। मिहिर के कॉन्फिडेंस देख के इसकी बोली, लेट्स सी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मानेंगे। ज़रूर मानेंगे, मिहिर ने फिर कहा। इस पर इसकी ने राजवीर को कॉल किया और उसे मूवी जाने की बात बताकर उसे परमिशन का वेट किया। थोड़ी ही देर में राजवीर ने हाँ कर दिया, जिसे सुन के इसकी बहुत खुश हुई कि राजवीर जो फ़ोन के दूसरी साइड था उसे भी उसकी खुशी का पता चल चुका था। राजवीर के लिए इस खुशी से ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता था। इसकी के फ़ोन रखते ही मिहिर बोला, देखा भाई मान गए ना, मैंने बोला था ना भाई तुझे प्यार ही इतना करते हैं कि तेरे आगे झुक जाते हैं। देर रात करीब 10 बजे इसकी और बाकी सब मूवी देख के घर आते हैं। इसकी सीधा अपने रूम में जाती है तो देखती हैं कि राजवीर अभी रूम में नहीं है। इसकी समझ जाती है कि राजवीर स्टडी रूम में होगा। इसकी अपने नाइट स्ट्रेस को लेके बाथरूम में जाती हैं और चेंज करके आती हैं। उसके बाद सीधा राजवीर की स्टडी रूम की तरफ जाती हैं और देखते हैं कि राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। इसकी कुछ देर उसे ऐसे ही देख रही होती है। सच कहा है किसी ने, इंसान सबसे अच्छा और अट्रैक्टिव काम करते वक्त ही लगता है। तब इसकी के कानों में राजवीर की आवाज़ आई, तुम वहाँ कब तक खड़ी रहोगी? इसकी शौक होकर राजवीर की तरफ देखती हैं और मन में सोचती हैं कि राजवीर को कैसे पता चला कि इसकी वहाँ खड़ी है। वो तो कब से अपने लैपटॉप में नज़रें किया बैठा हुआ है। तभी राजवीर अपनी नज़रें लैपटॉप में से उठा के इसकी को अपने पास आने का इशारा करता है। इसकी राजवीर के पास जाती हैं तो राजवीर उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर उसके सिर पे किस करते हुए बोला, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, इसकी ने कहा। राजवीर कुछ देर इसकी को देखता है, फिर वापस अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। इसकी सामने लैपटॉप पे देखती हैं तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उस पर कोडिंग हो रही होती है। इसकी घोर से राजवीर को उंगलियों को कीबोर्ड पे नाचते हुए देख रही होती हैं। वो सब इतनी जल्दी कर रहा था कि इसकी को समझ ही नहीं आ रहा था उसकी कौन सी उंगली कौन से की पे गई। कुछ देर बाद राजवीर अपने लैपटॉप को बंद करता है और इसकी की तरफ देखता है, जो बिना पलक झपकाए राजवीर की उंगलियों को घुरे जा रही थी। राजवीर इसकी के कान पे पास आके बोला, ऐसे क्या देख रही हो? इसकी जैसे ही राजवीर की आवाज़ सुनती है वो होश में आती है। फिर उसे याद आता है कि वो बहुत देर से राजवीर की उंगलियों को घूरे जा रही थी। राजवीर के सवाल को सुन के इसकी बोली, कुछ नहीं, आपका काम हो गया। इस पर राजवीर इसकी को कोई जवाब ना देते हुए उसे किस करने लगता है। इसकी उस किस के एहसास को अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और राजवीर को फील करने लगती हैं। राजवीर इसकी को किस करते हुए अपनी गोद में उठा के बेडरूम में लेके जाता है और उसे बेड पे लिटा के उसके ऊपर आ जाता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में खो से जाते हैं। सुबह का वक्त इसकी की जब आँख खुलती है तो उसके शरीर में थोड़ा दर्द होता है। वो बेड पे उठ के अपने चारों तरफ देखती हैं तो उसे राजवीर कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके अपने शरीर को देखती हैं तो उसने इस वक्त राजवीर की टी शर्ट पहनी हुई थी जो रात को राजवीर ने उसे पहनाई थी। इसकी दर्द की वजह से वापस बेड पे लेट जाती हैं और अपने फ़ोन में कुछ कुछ करने लगती हैं। आज संडे होने की वजह से उसे कॉलेज भी नहीं जाना होता है। वहीं राजवीर जो अभी अभी शावर लेके बाहर आया था, वो इसकी को बेड पे लेटे हुए आराम से फ़ोन चलाते हुए देखता है तो उसके पास जाके बोला, इसकी तुम सुबह सुबह ही फ़ोन चलाने लग गई, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्या करूँ, मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा है, इसकी बोली। राजवीर इसकी के बगल में बैठते हुए बोला, क्यों नहीं कर रहा है मन? क्योंकि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, इसकी बोली। इसकी की बात पे राजवीर उसे कुछ नहीं बोलता। राजवीर सीधे इसकी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बाथरूम में ले जाके बाथटब में रखते हुए बोला, नहा लो, अच्छा लगेगा।
ये बोल राजवीर बाथरूम से बाहर चला जाता है और इसकी उसे घूरते ही रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसा अपने रूम में बैठे हुए वीडियो देख रही होती है कि तभी रेहान का कॉल आता है। मिसा कुछ देर उससे बात करती है तो रेहान उसे मिलने के लिए बुलाता है। मिसा हाँ बोल कर रेडी होने चली जाती है, लेकिन फिर उसे रेहान का मैसेज आता है जिसे पढ़ के मिसा शॉक हो जाती है। वो खुद बोली कभी नहीं। तभी रेहान का फ़ोन भी आने लगता है। मिसा एक लंबी गहरी सांस लेती हैं और फ़ोन उठा के बोली, रेहान मैंने ये नहीं करने वाली हूँ, प्लीज़ मिसा सिर्फ एक बार। रेहान रिक्वेस्ट करते हुए बोला, जिसमें मिसा बोली, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं, इसकी के पास होंगे और अभी मैं उसके रूम में नहीं जाने वाली। कोई बात नहीं, तुम फ़ोन करके मांग लो, प्लीज़ सिर्फ एक बार। तुम एक बार मेरे लिए नॉर्मल लड़कियों की तरह ड्रेसअप कर होके नहीं आ सकती? रेहान ने मिसा को मनाते हुए बोला, जिस पे मिसा हार मानते हुए बोली, ओके फ़ाइन, लेकिन मैं नॉर्मल जीन्स और टॉप पहन के भी तो आ सकती हूँ ना, फिर शॉर्ट शर्ट क्यों पहनूँ? मैंने आज तक नहीं पहना, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँगी। मिसा ने एक लास्ट बार रेहान को मनाने का ट्राई किया। कम ऑन मिसी, सिर्फ एक ड्रेस से क्या होता है? मुझे पता है तुम पूरी कॉन्फिडेंट की दुकान हो, सो जस्ट चिल। रेहान बोला, आज तक मिसा ने कभी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ड्रेस नहीं पहनी थी, वो हमेशा किसी टॉम बॉय की तरह रहती। अब उसे यूं अचानक से शॉर्ट ड्रेस पहनने को बोल दिया गया। ये मिसा के लिए ऐसा है जैसे किसी ने उसे सूली पे टांग दिया हो। मिसा बार बार यही सोच रही होती है कि वो कैसे इसकी के पास जाके उसे उसकी ड्रेस मांगे। मिसा के पास समय कम होता है तो वो अपने लिए जाके शॉपिंग कर ले, लेकिन रेहान ने उसे इतना वक्त भी नहीं दिया था। वो अपने सोच में से इधर उधर घूम रही होती है, पता नहीं इसकी कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे पता है वो पूरे कॉलेज में इस बात का ढिंढोरा पीट देगी, मिसा खुद से बोली। फिर मिसा आगे बोली, ये रेहान भी ना किस मुसीबत में डाल दिया है। अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कर मिसा, किसने बोला था प्यार करने के लिए, अब कर लिया है तो भुगत। मिसा कुछ देर उसी उधेड़ बुंद में रहती है, फिर थोड़ी हिम्मत करके वो इसकी को कॉल करती है और इसकी, जो अभी अभी तक बाथरूम में लेके रूम में आई थी, वो एक पजामा और टॉप पहनने बेड पे बैठी हुई थी कि तभी उसके पास मिसा का कॉल आता है। कॉल देख इसकी फ़ोन रिसीव करती है तो सामने से मिसा बोली, है इसकी क्या कर रही है? मिसा की आवाज़ और इसकी बात को सुन के इसकी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बोली, क्या बात है, आज से पहले तो कभी परफॉर्मेलिटी करके बात नहीं की तूने? इसकी की बात सुन के मिसा समझ जाती है कि उसने गलत तरह से उसके बात कर ली है। इसीलिए मिसा थोड़ी सी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, क्यों क्लब में ये पूछ भी नहीं सकती हूँ कि तू क्या कर रही है? मिसा की बात पे इसकी को अजीब लगता है क्योंकि मिसा थोड़ा स्ट्रेस बिहेव कर रही होती है। इसकी मिसा की बेस्ट फ्रेंड है, भले ही इनकी दोस्ती को 1 साल से कुछ महीने ही जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों जितना एक दूसरे को जानती हैं शायद ही कोई जानता होगा। इसकी थोड़ी कड़क आवाज़ करते हुए बोली, सच सच बता क्या छुपा रही है? इसकी की बात पे मिसा हार मानते हुए बोली, यार रेहान ने मिलने बुलाया है और साथ ही ये कहा है कि मैं कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के आऊँ, लेकिन तुझे तो पता है ना कि मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। ओह तो ये बात है, इसके लिए तू तभी से बातें घुमा रही है? इसकी बोली, हाँ यार तू लेके आ कोई ड्रेस जो मेरे से पे अच्छी लगे। मिसा बोली, ठीक है तुम चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक मस्त सी ड्रेस लेके आती हूँ। इसकी बोली। इसकी भी मिसा को एक बार ऐसे कपड़ों में देखना चाहती थी। मिसा ने इंडियन ड्रेस तो फिर भी कई बार फंक्शन में पहने थे, लेकिन इसकी ने भी उसे कभी वेस्टर्न ड्रेस में नहीं देखा था। इसकी जल्दी से बेड पे नीचे उतरी और फिर मिसा के लिए एक डार्क ब्लू कलर का वन पीस निकालते हुए बोली, ये मिसा पे अच्छा लगेगा। इसकी ने इतना ही कहा था कि रूम में राजवीर आया, जो स्टडी रूम में अपना काम कर रहा होता था। इसकी के हाथ में ड्रेस देख के बोला, आज कहाँ जा रही हो तुम? राजवीर की आवाज़ सुन के इसकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं नहीं। ये सुन राजवीर आगे बोला, फिर ये ड्रेस क्यों निकाला? ये तो मैंने मिसा के लिए निकाला है, वो बाहर जा रही है। इसकी बोली। इसकी की बात सुन के राजवीर कुछ नहीं बोला और आके सोफे पे बैठ जाता है। इसकी फिर उसके पास आके बोली, मैं मिसा को ये ड्रेस दे के आती हूँ। राजवीर ने कहा। इसकी जल्दी से मिसा के रूम में जाती है। वहीं दूसरी तरफ समर अपने काम में बिजी होता है तो रूही गुस्से से उसके पास आके उसके हाथों से फाइल लेते हुए बोली,
हद होती है, कम से कम आज के दिन तो काम को साइड कर दो। रूही बस थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। समर ने रूही के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, नहीं, आज संडे है और तुम सुबह सुबह ही काम में लग गए हो, ये सही नहीं है, रूही बोली। समर हार मानता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार फाइल तो दे दो, मैं रख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। ये सुन रूही समर को फाइल दे देती है और फिर उसके पास आके बोली, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। रूही की बात सुन के समर ने उसकी तरफ देख के कहा, ठीक है। रूही जब सुनती हैं कि समर मान गया तो वो खुद ही जाती हैं और जल्दी से रेडी होने चली जाती हैं। रूही के जाते ही समर चुपके से फाइल ले लेके जल्दी से काम करने लगता है। जैसे रूही ने देखा तो फिर से उस पर ब्लास्ट हो जाएगी, इसीलिए वो बिना उसे पता लगे जल्दी से करने लगता है। इसकी जल्दी से मिसा के रूम में जाके बोली, ये देख तेरी ड्रेस। लेकिन सच कहते हैं लोग, प्यार में इंसान क्या से क्या हो जाता है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि एक बार पहन ले, लेकिन तू हमेशा मुझे मना करती थी। और आज उस रेहान ने एक बार क्या कहा, तू तो मान गई। इसकी भी तानों से भरी हुई बातों को इग्नोर करते हुए मिसा उसके हाथ से ड्रेस लेते हुए बोली, तू यहीं रुक, मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं, मेरी याद तो तुझे तभी आती है जब ज़रूरत पड़ती है। इसकी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर मिसा बोली, हो गया तेरा ड्रामा। इसकी फिर से अपना मुंह बनाते हुए बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, जल्दी कर। मिसा जो बाथरूम में जाके अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है वो वहीं से बोली, चुप कर। जिसे सुन के इसकी चुप होके अपने फ़ोन में काम करने लग जाती हैं। वहीं राजवीर के पास समर का कॉल आता है जो उसे बताया कि मिस्टर आहूजा ने उसे पार्टी में इनवाइट किया है। राजवीर को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता है, क्योंकि बिजनेस में उसे ऐसे कई इनविटेशन आ चुके हैं। उनमें से कहीं में राजवीर गया और कहीं में नहीं गया, लेकिन ये इनविटेशन राजवीर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को आई थी। राजवीर इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मैंसन में आलिया अपने रूम में सभी डिज़ाइनर को अपने बर्थडे ड्रेस के लिए कुछ हिदायतें दे रही होती हैं। वो बोली, मेरा ड्रेस अब तक का सबसे अच्छा ड्रेस होना चाहिए, जिसे देखते ही वो ट्रेंडिंग में आ जाए। आज तक किसी एक्ट्रेस ने भी वैसी न पहनी हो, रिमेंबर दैट। आलिया की बातें सुनने के बाद एक डिज़ाइनर ने कहा, डोंट वरी मैम, हम अब तक का सबसे बेस्ट डिज़ाइन ही आपके लिए बनाएंगे। उन सभी की बात सुन के आलिया बहुत खुश होती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि अपने बर्थडे वाले दिन वो ऐसे रेडी होगी कि राजवीर की आंखें उस पर से हटेगी ही नहीं। आलिया ने इन सभी बातों का ध्यान रखा था कि सब कुछ परफेक्ट हो, कुछ भी काम न रह जाए। वो बस राजवीर को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। उसके लिए राजवीर एक सपने को तरह हो गया जिसे आलिया पाना चाहती है, पर वो कहाँ जानती हैं कि सपना कभी पूरा नहीं होता है, इसीलिए उसे सपना कहते हैं। आलिया अपने कभी न होने वाले सपने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसे पूरा यकीन होता है कि राजवीर उसके जैसे टैलेंट और सुंदर लड़की को कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। आलिया को अपनी सुंदरता में बहुत घमंड होता है। उसे लगता है कि इस खूबसूरती से वो राजवीर को भी जीत सकती हैं, पर उसे क्या पता कि राजवीर के लिए ऐसी खूबसूरती के कोई मायने ही नहीं हैं। अगर होता तो अब तक न जाने कितनी लड़कियां उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती। आलिया अपने बर्थडे के लिए बहुत खुश होती हैं। तभी उसके रूम में उसके डैड आते हैं और उससे बोले, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब ठीक है डैड, क्या आपने राजवीर की फैमिली को इनवाइट किया? आलिया ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें भी और राजवीर को अलग से भी इनवाइट कर दिया है, अब देखते हैं कि वो आता है या नहीं, मिस्टर आहूजा बोले। इस पर आलिया बोली, कम ऑन डैड, राजवीर के फादर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि राजवीर भी आएंगे। ऐसा ही हो बेटा, लेकिन मैंने सुना है कि राजवीर की उसकी फैमिली से ज़्यादा नहीं बनती हैं, तो मुझे डाउट है कि वो अपने डैड की सुनेगा, मिस्टर आहूजा बोले। सिंघानिया हाउस। मिसा रेडी होके बाहर आती हैं। उसे देख इसकी सीटी बजाते हुए बोली, क्या बात है मिसी, एकदम मस्त पटाखा लग रही है। इसकी की फालतू बातों को मिसा पूरी से इग्नोर करते हुए बोली, इसकी सच सच बता, ठीक तो लग रही हूँ ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ओहो मिसा, अब मैंने तुझे एक बार बोल दिया कि तू बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं है?
इसकी थोड़ी सी ड्रामेटिक अंदाज में बोली, जिसे देख के मिसा अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, ड्रामा शुरू होने के टाइम है और ये सब कॉलेज में ही कर, न कि मेरे सामने। बाय द वे, इसकी ने कहा। फिर इसकी अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, वैसे आज रेहान ने तुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के आने को क्यों बोला? और तुम दोनों को डेट पर भी टाइम हो गया है, कहीं आज तुम दोनों कुछ करने वाले तो नहीं हो ना? इसकी की वाहियात बातों को सुन के मिसा उसे पिल्लो मारते हुए बोली, बोलने से पहले तू कुछ भी नहीं सोचती है ना? ये ले, तेरे सामने भी सोच के बोलना पड़े तो क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का? इसकी ने कहा, जिस पे मिसा उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैडम आप ये मत भूलिए कि आप भी मैरिड हैं, तो पूछने को मैं भी बहुत कुछ पूछ सकती हूँ और बिना सोचे बोल सकती हूँ। फिर मिसा अपना बैग लेते हुए बोली, खैर छोड़, मुझे लेट हो गया है, तेरे से लड़ाई मैं बाद में कर लूँगी, पहले तू मुझे घर से बाहर निकल, बिना किसी की नज़रों में आए। मिसा की बातें सुन के इसकी अजीब तरीके से अपना फेस बना के बोली, क्यों? उसकी बात सुन के मिसा समझ जाती है कि इसकी को कुछ समझ नहीं आया और उसके ऐसे बोलने के पीछे का रीज़न मिसा ने इसकी को समझाते हुए कहा, क्योंकि किसी ने मुझे इस तरह से देखा नहीं है और सडन मैं ऐसे उनके सामने से रेहान से मिलने जाऊंगी, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और गलती से रूही दी ने और मिहिर ने देख लिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसकी मिसा की बात को समझते हुए बोली, चल ठीक है, मैं बाहर देख के आती हूँ, अगर कोई नहीं है तो तू जल्दी से भाग जाइयो। ये बोल इसकी रूम से बाहर जाके देखती हैं। लिविंग हॉल में इस वक्त सिर्फ कुछ सर्वेंट होते हैं जिन्हें इसके कुछ काम बोल के वहाँ से भगाती देती हैं। फिर मिसा के पास जाके उसे आने का इशारा करती है और मिसा सावधानी से घर से बाहर निकल जाती हैं। उसे जाने के बाद इसकी एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है दोस्ती में। इसके अपने रूम में जाती हैं और आराम से बेड पर बैठकर कुछ कुकीज़ खाने लग जाती हैं। उसे पता था कि इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा होगा, इसीलिए वह उसे डिस्टर्ब नहीं करती हैं और पूरे दिन रूम में बैठकर मूवीज़ देखती हैं या फिर अपना फ़ोन यूज़ करती हैं। जब शाम को राजवीर रूम में वापस आया तो इसकी को सोता हुआ पाया। पूरे रूम की हालत देखकर राजवीर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि इसकी ने पूरे दिन क्या किया होगा। रूम की हालत कुछ इस प्रकार की थी कि बेड पर चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे, नीचे ज़मीन पर कोल्ड ड्रिंक की कैन और टीवी का रिमोट भी इसकी के हाथ में था। शायद टीवी देखते देखते ही सो गई थी। राजवीर अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर सोती हुई इसकी को घूर कर देखता है, फिर अपनी गर्दन झटक के इसके के पास जाने लगता है कि तभी उसका पैर एक कैन पे जाता है और राजवीर गिरते गिरते बचता है। राजवीर खुद को संभाल के इसकी के पास जाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट के कवर करता है और बेड पर से सारे पैकेट हटा देता है। इसकी जब भी सोती थी तो उसे होश नहीं रहता था कि वो कैसे सो रही है। रात को राजवीर से पकड़ के सोता था, जिस वजह से उसे स्लीपिंग पोस्चर का पता नहीं चलता था, लेकिन जब भी वो अकेले सोती तो पूरे बेड पे लोग की सुई की तरह घूम घूम के सोती थी, जिस वजह से उसका ब्लैंकेट कभी उसके ऊपर नहीं रहता था। रात में जब भी राजवीर उसके पास नहीं रहता तो उसे नींद नहीं आती और अभी उसे देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कई दिनों से नहीं सोई है। राजवीर वहीं बैठ के इसकी को सोते हुए चेहरे को देखता है, फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। वही मिसा जो दिन से रेहान के साथ थी। रेहान और वो जगह जगह घूमते हैं। पहले वो दोनों मूवी देखने गए थे, उसके बाद कहीं जगह गए। रेहान मिसा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इस वजह से उसका बस चलता तो वो आज मिसा को पूरा शहर घुमा देता। रेहान आज बार बार मिसा की तारीफ भी किए जा रहा था। रेहान अब मिसा को लेके एक डिस्को में जाता है और मिसा को एक टेबल पे बिठा के स्टेज की तरफ जाके मिसा को एक सॉन्ग डेडिकेट करता हुआ गाता है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज़ दे दी, कैसे सोचता होगा, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूँ, आसमां से आई है, दिन रात ढूंढता होगा, इतनी अनमोल चीज़ दे दी, कैसे सोचता होगा। रेहान का सॉन्ग सुन के डिस्को में सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। रेहान भी मिसा को अपने साथ डांस फ्लोर पे ले आया था। मिसा खुशी से उसके साथ डांस कर रही थी। कुछ देर डांस के बाद दोनों बैठ जाते हैं और थोड़ा टाइम और स्पेंड करके वहाँ से निकल जाते हैं। रेहान मिसा को उसके घर छोड़ता हुआ अपने घर के लिए निकल जाता है।
मिसा अपने घर के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती हैं, सुबह तो कैसे भी करके निकल गई, अब अंदर कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, इसकी को फ़ोन करती हूँ। ये सोच मिसा इसकी को फ़ोन करने लगती है, लेकिन इसकी को दुनिया से बेखबर घोड़े तबेले बेच के सो रही होती हैं। मिसा बार बार इसकी को कॉल ट्राई करती हैं, और जब इसकी कॉल रिसीव नहीं करती है तो मिसा इरिटेट होते हुए बोलूँ, ज़रूर ये लड़की घोड़े गधे सब बेच के सो रही होगी। मिसा वहीं खड़ी रहती हैं। वो इस तरह से घर के अंदर नहीं जा सकती थी। तभी मिसा को आइडिया आया और वो घर के पीछे की तरफ जाती है। मिसा देखते हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे और सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मिसा एक सोचती हैं कि अगर वो गार्ड के सामने से चली भी जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई गार्ड उससे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन घर के अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता लेना होगा, वो डायरेक्ट हॉल से नहीं जा सकती हैं। यही सोच के मिसा गेट से अंदर तो जाती हैं, लेकिन गार्ड के ही खड़ी होकर सोचने लगती हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तभी मिसा को पाइप दिखता है। मिसा एक नज़र पाइप को देखती हैं, फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस को, फिर अपने मन में बोली, यही डॉक्यूमेंट है इस ड्रेस का, पता नहीं लड़कियां पहनती क्यों हैं इसे। इस ड्रेस में न तो ढंग से भाग सको और न ही किसी पाइप पे चढ़ सको। अभी मैंने अपनी प्यारी प्यारी कपड़े पहने होते तो स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाती। मिसा को अब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो हॉल में से ही घर जाने का सोचती हैं और साथ ही भगवान से प्रे किए जा रही थी कि कोई उसे न देख ले, वरना हजारों सवालों का जवाब वो कैसे देगी। वहीं लिविंग हॉल में इस वक्त राजवीर इसकी को छोड़ के पूरा परिवार बैठा हुआ था। समर और रूही भी बाहर से घूम के आ चुके थे और इस वक्त उन सभी के बात करने का टॉपिक था आहूजा मैंसन में होने वाली पार्टी, क्योंकि उन्होंने घर के सभी लोगों को अलग अलग और स्पेशली इनवाइट जो किया था। दादी जी अर्णव जी की तरफ देखते हुए बोली, दिनेश अपनी बेटे की बर्थडे पार्टी पहले तो कभी ऐसे नहीं मनाया था, इस बार ऐसा क्या है जो घर में सभी को अलग अलग बुला रहा है? दादी जी ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि पहले आलिया हमेशा अपना बर्थडे किसी दूसरे कंट्री में अपने दोस्तों के साथ मनाती थी, लेकिन इस बार उसका बर्थडे इस तरह से मनाया जा रहा था। दादी जी की बात पे अर्णव जी बोले, इस बार वो यही है तो पार्टी ऐसे ही सेलिब्रेट करने का सोचा होगा। हाँ, पर कौन कौन जाएगा? बच्चों का तो आपको पता है ना, उन्हें कभी इसी पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगा, कोमल जी बोली। रूही भी वहीं थी, इसलिए कोमल जी के बोलने के तुरंत बाद ही बोल पड़ी, यस डैड, और मुझे आपके दोस्त की बेटी पसंद भी नहीं है। रूही की बात पे अर्णव जी उससे बोले, रूही एट लास्ट तुम तो ये मत बोलो, कम से कम मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद कर सकता हूँ। तुम ही ऐसा बोलोगी तो बाकियों का क्या? मिसा और मिहिर भी मना कर देंगे और राजवीर तो अपनी ही करता है, मेरी कहाँ सुनने वाला है। सर को भी अलग से इनवाइट आया है और चांसेस हैं कि सर जाएं, क्योंकि अभी उनकी कंपनी के साथ एक डील साइन हुआ है। समर ने अर्णव जी से बात पे कहा। ये सुन के ही अर्णव जी रूही से बोले, देख लो अब तो राजवीर भी जा सकता है, इसलिए तुम सब भी जा रहे हो और मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं चाहिए। अच्छा डैड, आप मुझे तो बोल सकते हैं, लेकिन अपनी उस लाडली बेटी को कैसे मनाएंगे? रूही ने कहा। रूही की बात पे अर्णव जी बोले, अरे तुम चिंता मत करो मिसा। अर्णव जी ने इतना कहा कि था कि उनकी नज़र मिसा पे जाती है, जो छुपते हुए घर के अंदर आ रही थी। उसे देखते ही अर्णव जी अपने सोफे से उठकर धीरे धीरे से मिसा के पीछे जाते हैं। मिसा जो घर के पीछे दरवाजे से अंदर आई थी, उसकी नज़र सिर्फ खुद को छिपाने में होती है, इसीलिए उसे पता नहीं चलता है कि कब अर्णव जी उसके पीछे आ गए हैं। मिसा को ऐसे देखते ही वो समझ गए कि मिसा क्यों ऐसे छुप रही हैं। अर्णव जी धीरे से मिसा से बोले, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। किसी का सवाल सुनकर अपने आप ही मिसा के मुँह से निकलता है, पर जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोला और कोई उसके पीछे है तो वो तुरंत पीछे पलट कर देखती है और अर्णव जी को देख के शौक होते हुए बोली, डैड डैड। हाँ हाँ, अर्णव जी मिसा की एक्टिंग करते हुए बोले। फिर रुक के आगे बोले, वैसे आज कुछ अलग अलग लग रही हो। ओके लेट्स मी गाइज, क्या अलग है? अरे हाँ, आज तुम लड़की लग रही हो। ये बोल अर्णव जी हंसने लगते हैं, जिसे सुन के मिसा बोली, हाँ हाँ वेरी फनी। अच्छा बताओ, जब तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो क्यों छिपके कहाँ जा रही हो? अर्णव जी ने पूछा। वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मिसा ने कहा। अजीब? मुझे देखने दो, क्या अजीब है? कुछ भी तो नहीं है, अर्णव जी ने कहा। फिर वो आगे बोले, कहीं तुम्हें इस बात
है, डर तो नहीं है कि तुम्हें ऐसे देख सभी सवाल करेंगे और तुम अपना जवाब कैसे देना नहीं चाहोगी। अर्णव जी सही से मिसा के मन की बातों को जान जाते हैं। ये बात मिसा को भी पता होती है, इसीलिए वो बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। अरे कौन उड़ाता है मजाक, उसका मैं सिर नहीं फोड़ देता जो मेरी प्यारी सी बेटी का मजाक उड़ाता। वैसे मानना पड़ेगा रेहान को, जो कोई नहीं कर पाया वो उसने कर दिया। अर्णव जी बोले, डैड अब आप भी इसकी की लाइन मत बोलिए। मिसा इरिटेट होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जाओ रूम में, कोई कुछ नहीं कहेगा, अर्णव जी ने कहा। सभी लोग कब से अर्णव जी को देख रहे होते हैं, जो खंबे के पास खड़े होके किसी से बात कर रहे होते हैं, जिसे देख के रूही बोली, डैड आप वहाँ खड़े होके किसी से बात कर रहे हैं। अर्णव जी ने रूही को कुछ नहीं दिया और चुपके से मीसा को वहाँ से उसके रूम का तक रास्ता देते हैं। मीसा अपने रूम में जाके चैन की सांस लेते हुए बोली, बच गई। वह इसकी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपनी पलकें बार बार झपकाती हैं। इसकी खुद को नॉर्मल करके अपने हाथ को टटोल पे अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है। तभी राजवीर को बाथरूम में शावर लेने जा रहा था, वो वापस रूम में आता है और देखता है कि इसकी जाग चुकी हैं। तो राजवीर ने कहा, गुड मॉर्निंग। राजवीर की बात पे इसकी अपने फ़ोन को हाथ में लिए टाइम देखती हैं, जो रात के 9 बजे का इशारा कर रही होती हैं। उसे देखते ही इसकी चौंकते हुए बोली, मैं इतनी देर तक सोती रही और राजवीर आप मुझे उठाने की जगह गुड मॉर्निंग विश करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी की बात पे राजवीर अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें नहीं उठाया। सच तो ये है कि मैंने तुम्हें 2 बार उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें किसी बात का होश कहाँ। रात को तो तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती है और दिन में तो तुम्हें याद ही नहीं आता। इसकी राजवीर की बात पे नकली हंसी लाते हुए बोली, वो आप काम कर रहे थे इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे आप क्या मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। आज संडे है और आप मुझे छोड़ के अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता है कि गुस्सा करने के लिए अब वक्त निकल चुका है? इसीलिए अब ये छोड़ो और उठ के फ्रेश हो जाओ, राजवीर ने इसकी से कहा। इसकी अपने बेड से उठ के बाथरूम में जाती हैं और खुद भी शावर लेके बाहर आती हैं। इसकी ने बाहर आके देखा कि राजवीर ने आज खाना रूम में ही मंगवा लिया था। पिछले कुछ दिनों से वो और राजवीर नीचे सभी के साथ डिनर कर रहे थे, पर आज राजवीर ने रूम में ही डिनर मंगवा लिया। इसकी इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हैं और जाके राजवीर के बगल में बैठते हुए बोली, मेरे खाने का मन नहीं कर रहा है। इसकी की बात सुन राजवीर जो प्लेट के खाना निकाल रहा था उसका हाथ रुक जाता है और वो इसकी को देखते हुए ताने देने के अंदाज में बोला, अब दोपहर से तुमने इतना हेल्दी खाना खाया है, भूख कहाँ से लगेगी। इसकी अच्छे से राजवीर की बातों के पीछे हुए मतलब को समझ रही थी, इसीलिए वो बोली, राजवीर आप क्या किसी पुरानी मूवी की सास की तरह ताने दे रहे हैं? मुझे सच में खाने का मन नहीं है। ठीक है, फिर मैं दूध पीना पड़ेगा। राजवीर ने कहा, लाइए लीजिए, मैं खाना ही खा लेती हूँ। इसकी ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा। इसकी को दूध पीना पसंद नहीं था, इसीलिए राजवीर भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता था, क्योंकि उसने एक बार ऐसा किया था, तब इसकी ने दूध पीने के कुछ पल बाद ही उल्टी कर दी थी। उस दिन इसकी ने खाना भी ज़्यादा खा लिया था और ऊपर से दूध जिसकी स्मेल से भी उसे उल्टी आती थी, वो राजवीर से उसे पिला दिया था। तब से ही राजवीर ने कभी इसकी को दूध के लिए फ़ोर्स नहीं किया और न ही इसकी ने कभी पिया। हाँ, पर वो दूध से बनी सारी चीज़ें खाती पीती, जैसे मिल्क शेक, कॉफ़ी, चाय और भी बहुत कुछ। उन चीज़ों से इसकी को कोई दिक्कत नहीं थी, जिसे देख के राजवीर समझ गया था कि इसकी को दूध से कोई एलर्जी नहीं है, बस दूध उसे पसंद नहीं, इसीलिए उसे पीने में वो नाटक किया करती है। अभी राजवीर जब देखता है कि इसकी खाना खा रही होती है तो धीरे से उसके होठों के किनारे मुड़ जाते हैं, जिसे देख इसकी बोली, अच्छा किया आपने, कभी कभी बुरा काम भी कर लेना चाहिए। इतनी देर से सो रही थी, अभी भूख नहीं, लेकिन देर रात को लग जाती और ज़्यादा लेट खाना नहीं खाना चाहिए, राजवीर ने कहा। उसके बाद वो खुद भी खाना खाने लगा और राजवीर और इसकी की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। वो हर छोटी से छोटी चीज़ उसे इफ़ेक्ट करती थी। खाना ख़त्म होने के बाद इसकी राजवीर से बोली, मैंने ज़्यादा खा लिया, ये ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ? राजवीर ने पूछा। क्योंकि मैं डाइट पे थी, मुझे वेट कम करना है, इसकी बोली। इसकी की बात सुनकर राजवीर स्ट्रिक्ट टोन में बोला, कोई ज़रूरत नहीं है डाइट की,
इसकी राजवीर की आवाज़ सुन के समझ चुकी थी कि राजवीर को उसकी डाइट वाली बात पसंद नहीं आई थी। इसीलिए इसकी राजवीर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बोली, अरे मैं खुशी से डाइट थोड़ी ना कर रही हूँ, बल्कि मुझे बॉक्सिंग के लिए डाइट करने को कहा है कोच ने। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कल एक बेस्ट डाइटिशियन को हायर कर दूंगा जो तुम्हें सही तरीके से डाइट प्लान बताएगी। खबरदार जो अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो, राजवीर ने इसकी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने आज फिर से एक अजीब डिमांड कर दी, जिससे रीत परेशान होते हुए बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी आपकी हेल्थ नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक बाहर रह सकें। रीत जो पिछले 15 दिन से कार्तिक को एक ही बात बोले जा रही थी, लेकिन कार्तिक ने तो जैसे जिद ही पकड़ लिया था। वो रीत की एक भी दलील सुनने को तैयार नहीं होता है और उससे बोला, तुम मुझे ठीक नहीं और ज़्यादा बीमार कर रही हो। मैं इस तरह से एक ही कमरे में पड़ा नहीं रह सकता हूँ। कार्तिक जो पिछले कई वीक से हॉस्पिटल के 4 दीवारों के बीच था, इस वजह से वो परेशान हो चुका था। आज उसने खाने के बाद रीत को बाहर गार्डन में ले जाने के लिए कहा तो रीत ने उसे मना कर दिया, जिस वजह से कार्तिक ने एक बार फिर से हॉस्पिटल सिर पे उठा लिया। रीत तंग हो चुकी थी कार्तिक की बचकानी डिमांड को सुनते सुनते। इस बार वो गुस्से से बोली, मिस्टर कार्तिक, आपको समझ नहीं आता है, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं आपको अभी इस कंडीशन में बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। रीत तंग हो चुकी थी कार्तिक की बचकानी डिमांड को सुनते सुनते। इस बार वो गुस्से से बोली, मिस्टर कार्तिक, आपको समझ नहीं आता है, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं आपको अभी इस कंडीशन में बाहर लाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। रीत की बात पे कार्तिक कुछ न बोलते हुए बेड पे लेट जाता है, जैसे कि अपनी नाराज़गी दिखा रहा हो। रीत उसकी इस बचकानी हरकतों पे हंसती है, लेकिन बिना कार्तिक को पता लगे। कुछ देर बाद रीत अपनी जगह से उठ के कार्तिक के पास जाते हुए बोली, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, इसीलिए दवाई लीजिए। कार्तिक रीत की बात को सुन के भी अनसुना कर देता है, जिसे देखने के बाद रीत फिर से बोली, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से नखरे दिखाने का। दवाई के साथ कोई लापरवाही नहीं करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आईसीयू में शिफ्ट करवाना पड़े। रीत की धमकी से भरी हुई बात सुन के कार्तिक उसे घूरते हुए देखता है और बिना कुछ बोले रीत के हाथ से दवाई लेके खा लेता है। इस समय कार्तिक किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा होता है, जिसे उसकी फेवरेट चीज़ तो नहीं मिली और साथ ही धमकी अलग से मिल गई। कार्तिक की हरकतें देख के रीत खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और वो कार्तिक के सामने हंसने लगती है। उसकी हंसी देख के कार्तिक कुछ पल के लिए उसे देखता रह जाता है और फिर खुद से बोला, हंसते हुए इतनी अच्छी लगती हैं, ये बिल्कुल भी खड़ूस नहीं लगती हैं। रीत को जब इस बात का ध्यान आया कि कार्तिक कुछ देर से उसे देख रहा है, तब उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रही थी। रीत एकदम से शांत हो जाती है। कार्तिक उसे देख के बोला, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है तुम्हें मेरा मजाक उड़ाते हुए? उसकी बात सुन के रीत बोली, अब आप हरकतें ही ऐसे करते हैं कि हंसी आ जाए, इसमें मेरी क्या गलती है? कार्तिक बोला, तो तुम्हें किसने कहा कि मेरी हरकतें देख के हंसो? कार्तिक की बात सुन के रीत चिड़चिड़ते हुए बोली, अब आप मेरे सामने ये सब हरकतें करेंगे तो क्या मैं आपकी अपनी आंखें बंद कर लूँ? आप ये सब करना छोड़ दीजिए और मैं हंसना छोड़ देती हूँ। बोलिए, करेंगे ऐसा? हेलो, मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो किसी को हंसने वाली हरकतें करता रहे। मैं कार्तिक प्रताप हूँ और रही बात हरकतें की, तो इसका कारण भी तुम ही हो। जब देखो तब मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरी डॉक्टर हो। कार्तिक आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही रीत बोली, नहीं तो आपका जानकारी के लिए बता दूं कि किस्मत आपकी अच्छी है जो आपकी मैंने ट्रीट किया है। आपको पता भी है कितने मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने सबको साइड करके आपका इलाज किया। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं किया है, तुम्हें इसके लिए पे किया गया है। कार्तिक बोला, तो उसे किया होता है जो मेरे से ट्रीटमेंट करवाता है, सभी पे करते हैं। एंड फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि मैंने आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया है, लेकिन अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रही हूँ। रीत बोलते हुए वार्ड से बाहर चली जाती हैं। अंदर कार्तिक गुस्से से बोला, एक गलती खुद करो और सुनाए भी खुद से ही, ये सही।
है, गलती करने वाला जज बन गया। रीत भी गुस्से में खुद से बड़बड़ाती हुई अपने केबिन में चली जाती है। नेक्स्ट डे सुबह के 5 बजे सूरज की लाली आसमान को अपने रंग में रंग रही होती है। पूरा आसमान सिंदूरी लाल में रंग रहा होता है और अंदर बेड रूम में राजवीर अपनी बाहों में इसकी को लेकर सो रहा होता है। तभी इसके फ़ोन का अलार्म बजता है जो सुबह होने का इशारा करती है। राजवीर की नींद खुलती है और वो जल्दी से अलार्म बंद कर देता है जिससे इसकी की आँख नींद न खुले। राजवीर जैसे ही इसकी को खुद से दूर कर उठने वाला होता है, इसकी उसे और भी ज़्यादा टाइट से पकड़ के अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ राजवीर, मुझे सोना है। ठीक है तो तुम सो जाओ, लेकिन मुझे तो जाने दो, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात पे इसकी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मुझे ऐसे ही आपके साथ सोना है प्लीज़। ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, राजवीर ने कहा। लेकिन इसकी कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी और वो भी नींद में इसकी राजवीर के ऊपर पूरी तरह से चढ़ के सो जाती हैं, जिससे नींद में राजवीर उसे साइड करके उठ न जाए। राजवीर इसकी की ये हरकतें देखकर एक गहरी सांस लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राजवीर साथ ही टाइम भी देख रहा होता है। उसे रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और इसकी आज उसे उठने नहीं दे रही थी। साथ ही कल रात इसकी आधी रात उसके साथ बैठ के मूवी देखती रही, क्योंकि वो खुद तो रात को ही सो के उठी थी, उसे कौन सा नींद आने वाला था। और अब सुबह राजवीर को पकड़ के सो रही होती हैं। करीब 1 घंटे बाद जब राजवीर देखता है कि इसकी गहरी नींद में है, तो वो धीरे से इसकी को खुद से अलग करता है और आराम से बेड से नीचे उतर जाता है। राजवीर ने सभी काम बहुत धीरे से किया था, जिस कारण इसकी की नींद नहीं खुलती है। और राजवीर बाथरूम जाके फ्रेश होता है और फिर जिम के लिए चला जाता है। और जहाँ राजवीर की बाहों से निकल के इसकी जैसे कोई आज़ाद पंछी हो गई हो, जैसे उसने राजवीर को नहीं पकड़ा था बल्कि राजवीर ने उसे पकड़ के रखा हुआ था, इसकी पूरे बेड पे घूम घूम के सो रही होती है बिना किसी परवाह से। नींद इतनी गहरी कि अब उसे पता ही नहीं चलता है कि बगल में राजवीर है या नहीं। सुबह के 8:30 बजे इसकी की नींद खुलती है और जैसे ही टाइम देखती है चिल्लाते हुए बोली, ओ गॉड, मैं कितनी ज़्यादा लेट हो गई, आज तो मेरा ऑडिशन गया। ये बोल इसकी राजवीर को देखती हैं जो मिरर के सामने रेडी होके खड़ा था। उसे देख के इसकी बोली, राजवीर, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना है और अभी तक मैं सो रही थी। इसकी की बात सुन के राजवीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, रियली, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, जबकि आज तो तुम मुझे भी लेट करने के मूड में थी। खैर, फिर भी मैंने तुम्हें 2 बार उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम बार बार सो रही थी, तो अब मैं क्या करता? राजवीर की बात पे इसकी गुस्सा होते हुए बोली, पहले तो आप मुझे ज़्यादा देर तक सोने पे उठा के बाथरूम टब में डाल देते थे, आज भी यही करते। मुझे पता है आपने जान के नहीं किया। ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही रोज़ सुबह उठाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राजवीर बोला। अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए इसकी गुस्से से बाथरूम में चली जाती हैं और 10 मिनट से भी कम समय में नहा के वापस रूम में आती हैं और आज इसकी किसी सुपर फास्ट स्पीड से रेडी हो रही होती है। अब 9 बजे में सिर्फ कुछ मिनट ही रहता है तो इसकी रूही को कॉल करके उसे पटाते हुए बोली, दी, आज मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी, प्लीज़ आप थोड़ा ऑडिशन शुरू करिएगा ना। लेकिन इसकी ये सही नहीं है, सारे बच्चे आ गए हैं, तुम कहाँ हो अभी? रूही ने कहा, बस मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, बस 10 मिनट। इसकी बोली, ठीक है, रूही ने कहा, अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए इसकी गुस्से से बाथरूम में चली जाती हैं और 10 मिनट से भी कम समय में नहा के वापस रूम में आती हैं और आज इसकी किसी सुपर फास्ट स्पीड से रेडी हो रही थी। अब 9 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट रह जाता है तो इसकी रूही को कॉल करके उसे पटाती हैं। ठीक है, रूही ने कहा। इसकी जल्दी से रेडी होकर राजवीर से बोली, राजवीर प्लीज़ आप छोड़ दीजिए ना। इसकी की बात पे राजवीर हाँ कर देता है और इसकी को लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है, जिसे देख इसके गुस्से से बोली, इस ट्रैफिक को भी आज ही लगना था, हे भगवान प्लीज़ इनको हटाओ, रिलैक्स, इसकी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। राजवीर ने इसकी को समझाते हुए कहा। इसकी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, बहुत लंबा जाम है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा। इसकी को अपसेट देख राजवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसे सिर्फ हंसते हुए इसकी अच्छी लगती है। इसलिए राजवीर अपना फ़ोन निकाल कर समर को कुछ बोलता है, जिसे सुन के इसकी पीछे पलट के राजवीर को देखते हुए बोली,
आपके दिमाग में ऐसे खुरापाती आइडियाज़ भी आते हैं। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुमने अपना दिमाग फालतू चीज़ों में जो लगा लिया, राजवीर ने कहा। इसकी सारी बातों को इग्नोर करके जल्दी से राजवीर के गले लगते हुए बोली, आई लव यू टू। इसकी क्या कर रही हो? पार्टीशियन ऑन नहीं है, राजवीर ने धीरे से इसकी से बोला। लेकिन इसकी को तो जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो वैसे ही राजवीर में चिपकी हुई थी। आगे की सीट में बैठा हुआ ड्राइवर अपनी हंसी रोकने की कोशिश में होता है, क्योंकि उसका बॉस सिर्फ इसी लड़की के आगे हार मान जाता है और सिर्फ यही है जो उसकी कही हुई बातों को अनसुना कर सकती है। इसकी बिना किसी बात के परवाह किए राजवीर के गाल पे किस करती है। राजवीर उसे घूर के देखता है, लेकिन इसकी फिर से उसे चिपक जाती है। इस बार राजवीर हार मान के पार्टीशियन ऑन करवाता है, फिर बोला, अब करती रहो जो करना है। राजवीर की बात सुन के इसकी उसके कान के पास जाके बोली, राजवीर, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप इतना क्यों शर्मा रहे थे? ये बोलते इसकी राजवीर की गुदगुदी लगाने लगती हैं। राजवीर इसकी के दोनों हाथ को पकड़ के बोला, कुछ ज़्यादा नहीं बदमाश हो गई हो तुम। अगर मैंने कुछ करना शुरू किया ना तो कॉलेज नहीं पहुंच पाओगी। राजवीर की बात सुन इसकी उसे देखने लगती हैं, फिर उससे थोड़ी सी दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसे अपने और पास करते हुए बोला, अब क्या हुआ? अब मस्ती नहीं करनी? नहीं, हो गया, इसकी ने लड़खड़ाते हुए कहा। फिर इसकी राजवीर से दूर वापस ट्रैफिक देखने लगती हैं, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में रूही आती है, जो तो उसे एक टेबल पे समर बैठा हुआ दिखाई देता है। रूही इसके पास जाके बोली, जल्दी बोलो, क्या बात करनी थी? अरे आराम से, पहले तुम कुछ ले तो लो। ये बोलते हुए समर एक वेटर को बोलता है कि तभी रूही बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑडिशन छोड़ के आई हूँ। समर ये सुन बात को घुमाते हुए बोला, वो क्या है ना, उस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था तो क्या मैंने जवाब दिया था? आर यू श्योर? तुमने मुझे कॉलेज से यहाँ ये पूछने बुलाया है? मुझे क्या पता जवाब दिया था या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मना नहीं किया था। मुझे न लगता है सुबह सुबह तुम पागल हो गए हो। मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम था और तुम ये स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, रूही गुस्सा करते हुए बोली। रूही को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था कि समर ने उसका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाया, लेकिन बेचारा समर भी क्या कर सकता था। राजवीर ने जो उसे ऐसा करने के लिए कहा था, अब तो राजवीर की बात टाल भी नहीं सकता था और उसे पता था कि राजवीर की बात मानने का आजम यही होने वाला है। रूही वहाँ बैठे बैठे बेचारे समर को सुनाए जा रही थी और वो बेचारा सिर्फ सुन रहा था, और जैसे ही रूही उठती फिर उसे किसी और बात में उलझा देता, तब तक के लिए जब तक राजवीर उससे आने को नहीं बोल देता। कुछ देर बाद वो मैसेज भी समर के फ़ोन में आ जाता है, जिसे देख उसे शायद ही पहले कभी इतनी खुशी हुई होगी। मैसेज पढ़ने के बाद आराम से समर बोला, ठीक है, कॉलेज में काम है ना, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। समर के बिहेव से इस सडन चेंज को देख रूही उसे गौर से देखते हुए बोली, ये अचानक तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया? अभी तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे और मुझे जाने नहीं दे रहे थे, और अब बोल रहे हो कि मैं छोड़ देता हूँ। वो मुझे रियलाइज़ हो गया है कि तुम्हें इम्पोर्टेंट काम होगा, इसीलिए चलो ना, छोड़ देता हूँ, समर ने कहा और अपनी चेयर से उठ जाता है। रूही बस अजीब तरह से उसे देख रही होती है। वहीं कॉलेज में इसकी पहुँच चुकी और वो सीधे ड्रामा क्लब में जाती हैं, जहाँ उसे मीसा मिलती हैं। मीसा को देख इसकी उसके पास जाके बोली, मीसा की बच्ची, जब तुझे पता था कि मैं लेट हो रही हूँ तो मुझे उठा देती, लेकिन नहीं, तू तो मेरे बिना ही कॉलेज आ गई। इसकी की बात सुन के मीसा उसे घूरते हुए देखती हैं और फिर बोली, अच्छा जी, अपना फ़ोन देख, मैंने तुम्हें 5 बार कॉल किया, लेकिन तू पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रही थी और तू मुझे कॉलेज आना था। तेरा वेट करती तो मैं भी लेट हो जाती। वैसे तेरी किस्मत अच्छी है कि रूही दी को कुछ काम आ गया और वो करने गई है। किस्मत अच्छी नहीं है, वे सब राजवीर ने किया है जिससे मैं भी ऑडिशन दे सकूं, इसके ने कहा। फिर वो मिसा को बात बताने लगी, जिसे सुन के बाद मिसा बोली, यार रूही दी को पता चला ना तो वो बेचारी को सदमा ही लग जाना है।